नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHA हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे कि धान की सीधी बिजाई क्यों करनी चाहिए। अब गेहूं की कटाई हो चुकी है और नेक्स्ट सीजन आ चुका है और इसमें अब हमें धान की बिजाई करनी है, धान की रोपाई करनी है। तो अब इस चीज़ पे ज़्यादा किसानों को सलाह दी जाती है कि रोपाई की बजाय किसान धान की सीधी बिजाई पर शिफ्ट करें, क्योंकि इसके काफ़ी फायदे हैं। मैं इसमें आपको 8 फायदे गिनाऊंगा कि धान की सीधी बिजाई से रोपाई की गई फसल पर क्या क्या फायदे हैं। एक तो लगातार लेबर की समस्या बढ़ रही है कि रोपाई के लिए लेबर नहीं मिल रही है और महंगी भी होती जा रही है। सीधी बिजाई में क्या है कि मशीन से इसकी बिजाई हो जाती है, तो लेबर की एक इसमें बचत होती है और जो समस्या एक आ जाती है सीजन में लेबर की, तो वो भी इसमें सोल्व हो जाती है। दूसरा, पानी की बचत इसमें होती है। पानी की बचत के ऊपर विशेष अभियान चलाए जाते हैं इस सीजन में, क्योंकि पानी जो भूमिगत जल है हमारा खत्म होता जा रहा है, उसका लेवल गिरता जा रहा है। और मैं एक अंदाजे के अनुसार आपको बताऊं कि यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ लगभग 4 से 5 फीट पानी जो वाटर टेबल है उसका नीचे जाता जा रहा है हर वर्ष, लगभग 4 से 5 फीट। तो इस तरह से आने वाले टाइम में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि ये एक भविष्यवाणियां भी कर दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा भी और IPCC के द्वारा भी कि आने वाले टाइम में यहाँ पानी की समस्या गंभीर होने वाली है और यहाँ एक तरह से डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस आरंभ हो चुका है, यानी कि जो रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। तो इसमें अब हमें धान की रोपाई वाली फसल से अगर हम धान की सीधी बिजाई पर शिफ्ट करेंगे तो इसमें 15 से 20% तक पानी की बचत हो जाती है। इसमें एक फायदा ये है कि बिजाई करने के बाद मान लो बारिशें कम होती हैं या हमारे पास कम पानी की उपलब्धि होती है, तो अगर हम 5 से 7 या इवन 10 से 12 दिन तक भी फसल में पानी नहीं देते हैं तो फसल पानी की कमी नहीं दिखाती है और उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। 3 के धान की सीधी बिजाई में बीमारियां और कीड़ों का फर्क रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि आपको बकाने जैसे बासमती में आ जाती है, जो लंबे बढ़ने वाले पौधे होते हैं वो नहीं आती है इसमें। शीत ब्लाइट नहीं आती है। शीत ब्लाइट एक मुख्य बीमारी बन चुकी है रोपाई वाली फसल में। इसमें क्या होता है कि ये आमतौर पर जो साइड में जो डोल होती हैं वहां से आरंभ होती है और इसका जो पैथोजन है वो जो घास होता है, जो डोलों के ऊपर घास होता है उनके ऊपर हार्बरिंग होती है उसकी, उनके ऊपर पोषण होता है उसका, तो वो फिर धान की फसल पर जा करके नुकसान करने लग जाता है। और इसका शीत ब्लाइट का लक्षण क्या है कि जो एक नीचे तने के साथ लपेट होती है पत्ते की, उस पे सांप की जो कांचड़ी होती है उसके आकार के और उससे मिलते जुलते बड़े बड़े धब्बे बनने लग जाते हैं, तो इसमें शीत ब्लाइट भी कम आती है। इसके अलावा स्टेम रोट, तनागलन रोग, तनागलन रोग धान की सीधी बिजाई में बहुत ही कम आता है। आमतौर पे जो तनागलन रोग आता है वो वहां पर ज्यादा आता है जहां पर पानी लगातार खड़ा रहता है खेत में, या तो भारी जमीनें होती हैं या भारी जमीनों के साथ साथ अगर भूमिगत जल यानी कि ट्यूबवेल के पानी में अगर नमक की मात्रा अधिक है तो वहां पर जो जमीनें हैं वो पानी पीना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से चाहे बारिश का ही पानी हो वो सतह पर खड़ा होने लग जाता है और जिसकी वजह से उसमें एक इन्फेक्शन हो जाती है और तनागलन की बीमारी आ जाती है। और हम देखते हैं कि लास्ट टाइम में कई बार धान की फसल ही नहीं गेहूं की फसल में भी हम देखते हैं कि लास्ट में जब फसल पकाई की तरफ जाती है तो नीचे से तना गलने की वजह से अगर हल्की सी हवा चल जाती है या तूफान आ जाता है, आंधी बारिश आ जाती है, तो उसमें उकासा या उगाड़ा नाम से हम उसको नाम देते हैं कि ये इसकी वजह से वो फसल खड़ी खड़ी हमारी गिर जाती है। हमें लगता है कि हमारी फसल में जैसे 60 मन होनी चाहिए थी वो 40 या 45 मन ही निकलती है, तो इसकी वजह से ये तना गलन की बीमारी होती है। और तना गलन की बीमारी की वजह से इसमें करोड़ों रुपए के पेस्टिसाइड दवाइयां भी
किसान इसमें डालता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें किसी तरह की बीमारी या कीड़े का जो इंसिडेंस है, और जब वो दवाई लेने के लिए दुकान पर जाता है तो उसको 4 दवाइयाँ थमा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त तेले का इंसिडेंस कम होता है। जो तेला होता है, जो सफ़ेद पीठ वाला तेला या दूसरा जो तेला होता है, उसका जो इंसिडेंस है इसमें कम हो जाता है, क्योंकि वो आमतौर पर वहीं आता है जहां पर नीचे अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं। यानी कि तने के पास या जमीन पर जब एक पानी लगातार खड़ा हो जाता है या तना गलने लग जाता है, उसकी वजह से तना गलन रोग आ जाता है, तो उसकी वजह से जो ऊपर है, जो तेला है, उसका भी इंसिडेंस बढ़ने लग जाता है। तो इन सभी जैसे इस तरह की बीमारियां और कीड़े सीधी बिजाई में अपने आप ही नियंत्रण में रहते हैं या इनका इंसिडेंस कम होता है। 4, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होती है। ये रिसर्च के रिजल्ट बताते हैं और पीएयू की पैकेज में भी ये चीज डली हुई है कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो अगले सीजन में, रबी के सीजन में, जो गेहूं की पैदावार होती है वो लगभग 1 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाती है। तो ये इसलिए बढ़ती है कि इसमें जो भूमि का स्वास्थ्य होता है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम रोपाई की फसल करते हैं तो उसमें पाड़े काटते हैं या कद्दू करते हैं तो उसमें जमीन की जो संरचना है वो बिगड़ती है और उसके जो रासायनिक और जैविक गुण हैं उनमें भी नुकसान होता है। तो इस तरह से भूमि के स्वास्थ्य के इंप्रूवमेंट में भी धान की सीधी बिजाई डिजायरेबल है। 5, अगर भूमिगत जल में नमक की अधिकता है तो उसमें धान की बिजाई, जो धान की सीधी बिजाई है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैंने दोनों परिस्थितियों में काम किया वैज्ञानिक के तौर पे। मैं जैसे कॉल में जब पोस्टेड था तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी वो अच्छी थी, लेकिन जब लास्ट टाइम में कृषि विज्ञान के अंदर कैथल में मैं पोस्टेड था तो वहाँ पर पानी में जो फार्म का जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर नमक की अधिकता रहती है उसमें, और उसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही प्रकार के नमक हैं। तो जहाँ भी नमक की अधिकता है वहाँ पर धान की सीधी रोपाई ज़्यादा लाभदायक रहती है। बनस्पत के जो रोपाई की गई फसल है उसमें समस्याएं ज़्यादा आती हैं। अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं उसमें समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। 6, धान की जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो खेत भी जल्दी खाली होता है। जैसे किसानों को अगर अगेती कोई फसल जैसे रबी के मौसम में जैसे आलू लेना है, सब्जियां लेनी है या बरसीम वगैरह या सरसों की बिजाई करनी है तो उसमें खेत जल्दी खाली हो जाता है। तो धान की जो सीधी बिजाई होती है वो रोपाई की गई फसल की तुलना में लगभग बीज से बीज का जो ड्यूरेशन होता है 10 से यहाँ तक के 15 दिन तक का भी ड्यूरेशन कम हो जाता है उसमें, क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें सेटबैक लगता है और उसमें वहीं एक ये जो बीज से बीज का जो समय है वो कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। और जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें ड्यूरेशन कम हो जाता है और जो अगली फसल हमें लेनी होती है उसके लिए समय हमें मिल जाता है। 7, जो चावल की रिकवरी है वो भी अधिक पाई गई है धान की सीधी बिजाई की फसल में। विशेष तौर पे जो नमक वाली, जो पानी में अगर और ज़मीन में अगर नमक की मात्रा अधिक है तो वहाँ पर चावल की टूटन बढ़ जाती है रोपाई की फसल में, क्योंकि उसमें कीड़े और बीमारियां भी ज़्यादा आते हैं। तो धान की सीधी बिजाई में विशेष तौर पे जहाँ भी अंडरग्राउंड वाटर में नमक की अधिक मात्रा होती है या ज़मीनों में नमक की मात्रा होती है वहाँ पर चावल की रिकवरी भी बढ़ जाती है। 8, जो इसमें कीड़े और बीमारियां जैसे कम आती हैं तो पेस्टिसाइड्स का भी कम प्रयोग होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि कई बार एक खबरें आती हैं कि जब हम चावल अपने देश से बाहर के देशों में भेजते हैं तो कंसाइनमेंट वापस आ जाती है, इस बेस पे आ जाती है कि उसमें जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज होते हैं, जो दवाइयों के रेजिड्यूज होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो धान की सीधी बिजाई में क्योंकि कीड़े और बीमारियां स्वतः ही कम आते हैं तो उसमें ये भी समस्या हमारी एकदम से कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें तो हमें पेस्टिसाइड वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें यहाँ तक कि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड इनकी ज़रूरत नहीं रहती है। और जो भी ये होते हैं खाद, रासायनिक खाद की जगह
और इसमें जो जीवामृत, घन जीवामृत का हम प्रयोग करते हैं, और पेस्टिसाइड्स की जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो भी घर पर ही तैयार हो जाते हैं, बायो फार्मुलेशन जो होती हैं, और जब हम इनको जो अप्लाई करते हैं तो रेजिड्यू का उसमें सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको 8 फायदे गिनवाए हैं। तो धान की सीधी बिजाई अगर हम करते हैं तो सीधे तौर पे जो रोपाई की गई फसल है उससे हमें काफ़ी बचत भी होती है और फसल भी अच्छी होती है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये आगे दूसरे किसानों तक भी पहुंचे। नमस्कार।